चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सबसे पहले इस बात को समझें कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर कॉस्ट अकाउंटिंग हो रहा होता है ना, एट ए टाइम वहां पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी हो रहा होता है। हमने इस बात को इंट्रोडक्शन में बताया या ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में मैंने इस बात को समझाया था कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट अकाउंटिंग चल रहा होता है उस ऑर्गेनाइजेशन में एट ए टाइम फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी चल रहा होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग अलग पर्सन देख रहा होता है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग पर्सन देख रहा होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, दोनों अकाउंटिंग क्यों? देखो, दोनों अकाउंटिंग एक साथ चल रहा होता है। पहले समझिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ साथ जहां भी कॉस्ट अकाउंटिंग चल रहा होता है वहां पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी चल रहा होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट अलग होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट अलग होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग अलग होने के क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है? तो कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव आपको पता है, जैसे कॉस्ट को क्या करना, कंट्रोल करना है ना, कॉस्ट पर यूनिट पता करना, टोटल कॉस्ट पता करना। अल्टरनेटिवली मकसद क्या है, कॉस्ट कंट्रोल करके कॉस्ट को रिड्यूस करना मकसद है किसका, कॉस्ट अकाउंटिंग का। उसी तरह फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मकसद क्या है, प्रॉफिट या लॉस पता करना, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस पता करना, और साथ में फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब कि एक सर्टेन टाइम पर ऑर्गेनाइजेशन का एसेट्स और लायबिलिटी क्या है ये पता करना। दोनों अकाउंटिंग का मकसद अलग अलग है। अब जब दोनों अकाउंटिंग हो रहा होता है ना, तो जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग का, यहां पे मैं लिख रहा हूं, बाद में इसको मैं मिटाऊंगा, तो जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट निकालते हैं ना, तो ये याद रखें कि हम इसके प्रॉफिट को अलग निकालते हैं। जस्ट अ मिनट। कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ चल रहा होता है। मैंने अभी कहा कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट अकाउंटिंग चल रहा होता है वहां पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी चल रहा होता है। कॉस्ट अकाउंटेंट भी अपना प्रॉफिट पता करता है और फाइनेंशियल अकाउंटेंट भी अपना प्रॉफिट पता करता है। और जब इस दोनों का प्रॉफिट जब निकल कर आता है ना, तो आपको क्या लगता है, सेम आता है या अलग अलग आता है? इन दोनों का प्रॉफिट अलग निकल कर आता है। अब फिर एक कंफ्यूजन हुआ होगा कि भाई एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, एक ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी चल रहा है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी चल रहा है, प्रॉफिट अलग अलग क्यों निकल कर आता है? उसके पीछे रीजन है और उस रीजन पे हम अभी आएंगे। यहां पर जो हमने डेफिनेशन लिखा है उस पर भी आएंगे, इसके क्या ऑब्जेक्ट्स हैं फाइनेंशियल इसके रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के, हम उस पर भी आएंगे। तो फाइनली फिर से मैं आपको याद दिला दूं, चैप्टर का क्या नाम है, रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। ये है ना। तो मैंने आपको जैसा कि कहा कि कॉस्ट, एक ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं एट ए टाइम वहां पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी चल रहा होता है। फिर मैंने आपसे कहा कि जब प्रॉफिट कॉस्ट अकाउंटेंट भी निकालता है और प्रॉफिट कौन निकालता है, फाइनेंशियल अकाउंटेंट भी पता करता है। और मैंने ये भी कहा कि जब दोनों का प्रॉफिट निकालते हैं हम, तो दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस आ जाता है। अब एक बात पहले ही बताइए, डिफरेंस आने के रीजंस क्या है वो बाद में बात करेंगे। पहले एक बात बताएं आप कि अगर प्रॉफिट पर भरोसा करना है तो किसके प्रॉफिट पे भरोसा करोगे, कॉस्ट अकाउंटेंट के प्रॉफिट पे या फाइनेंशियल अकाउंटेंट के प्रॉफिट पे? तो फिर आपको भरोसा करना है फाइनेंशियल अकाउंटेंट के प्रॉफिट पे। फाइनेंशियल अकाउंटेंट के द्वारा निकाला गया प्रॉफिट ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है, ठीक है ना। ये और बात है, फिर टैक्स अकाउंटिंग होगा। एक बात और समझे, फिर इस ऑर्गेनाइजेशन में फिर से टैक्स अकाउंटिंग, टैक्स इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर अलग से एक नया प्रॉफिट निकाला जाएगा। वो बात की बात है, जब हम टैक्सेशन पे आएंगे, इनकम टैक्स पे, फिर वहां पे इस पे फिर डिस्कशन करेंगे। इस वक्त आपको यह समझना है कि दोनों अकाउंटिंग एक साथ चल रहा होता है, कॉस्ट अकाउंटेंट एंड
फाइनेंशियल अकाउंटेंट का प्रॉफिट नॉर्मली अलग ही निकल कर आता है, दोनों में डिफरेंस रहता है। और वो डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, कुछ भी डिफरेंस हो सकता है, लेकिन दोनों का प्रॉफिट अलग होता है। अब एक सवाल ये होता है कि ज्यादा कौन से प्रॉफिट में विश्वास कर रहा है हमें? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट पे विश्वास करना है। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं? कुछ कंफ्यूजन दिमाग में आ गया होगा, कुछ प्रश्न दिमाग में उठ रहा होगा, उसका जवाब हम बारी बारी से देंगे, लेकिन यहां तक की बातें समझ में आ गई है? ओके। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर अगर कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट अलग निकल कर आता है, उसमें पूरी तरह विश्वास भी नहीं कर सकते, तो करते ही क्यों है कॉस्ट अकाउंटिंग? छोड़ते हैं ना उसको, बेकार का क्यों मेहनत कर रहे हैं कंफ्यूजन पालने के लिए? तो फिर आपके दिमाग को ये समझा दूं मैं कि देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग का हमारा मकसद अलग है। उसका उद्देश्य क्या है? कॉस्ट पर यूनिट पता करना, इसके अलावा टोटल कॉस्ट पता करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना, कॉस्ट को रिड्यूस करना हमारा मकसद है। फाइनल ऑब्जेक्टिव कॉस्ट रिडक्शन कह सकते हैं आप किसका? कॉस्ट अकाउंटिंग का। उसका मकसद अलग है, एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो मकसद है वो अलग है। तो ज्यादा जो प्रॉफिट जिस पे विश्वास करेंगे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट होता है। और मैंने कहा कि जितने भी अकाउंटिंग के ब्रांचेस हैं उसमें सबसे टॉप पे कौन है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसके पीछे रीजंस क्या है मैं बताता हूं। फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स में जो अकाउंटिंग में जो प्रॉफिट निकाला जाता है ना, वो मैक्सिमम बातों को ध्यान में रख कर निकाला जाता है, काफी सुरक्षित होकर निकाला जाता है। जिस इनकम में थोड़ा सा भी संदेह है ना, हम उस इनकम को इनकम मानते ही नहीं है। मैं आपके कंफ्यूजन को तुरंत दूर कर देता हूं। जैसे मैं आपको बताता हूं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता है? मतलब कि अगर हमें किसी डेटर से पैसा नहीं मिलने की संभावना है, ऐसा लगता है कि कोई डेटर हमें पैसा नहीं देगा, तो हम उसे क्या मानते हैं? प्रोविजन बनाते हैं उसका कि वो नहीं देगा, और इसी को बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हमें कंफर्म नहीं है अभी, हम अगर कंफर्म हो गए कि ये पैसा वाकई नहीं देगा अब, या वो दिवालिया हो गया, तब तो इसे हम बैड डेट्स बोलेंगे। लेकिन संदेह है, मैं क्या कह रहा हूं, अभी संदेह है कि हो सकता है वो पैसा दे, और हो सकता है वो पैसा नहीं भी दे भी सकता है। तो हम इसको क्या मानकर चलते हैं मालूम है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग कि ये पैसा नहीं ही देगा। क्या मानकर चलते हैं? कि ये नहीं देगा, मान लेते हैं। हालांकि उसको फोन करके नहीं बोलते हैं हम कि सुनिए मिस्टर डेटर, मैंने सोचा है कि अब आप पैसा नहीं ही दोगे, तो हमने मान लिया कि आप नहीं दोगे। वो बोलेगा थैंक यू वेरी मच, मान ही लो कि नहीं देंगे, और वो भी फ्री हो जाएगा। ये उसको नहीं बोलते हैं, हम खुद ही मान कर चलते हैं कि ये पैसा अब नहीं देगा, बट उसको नहीं बताते हैं। हम मैक्सिमम सुरक्षित होकर प्रॉफिट निकालते हैं किसमें? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। हमने मान लिया प्रोविजन, मान लो 10,000 हमने प्रोविजन बना दिया कि हमें ये व्यक्ति पैसा नहीं देगा, डन। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में ना, ये प्रोविजन का कोई चक्कर है ही नहीं। कॉस्ट अकाउंटेंट इस तरह के प्रोविजन पर विश्वास नहीं करता है। उसका मानना है कि नहीं नहीं पैसा देगा, और जब नहीं देगा तब कंफर्म हो लेंगे। बैड डेब्ट्स दोनों मानते हैं। बैड डेब्ट्स फाइनेंशियल अकाउंटेंट भी मानते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट भी मानते हैं, लेकिन ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है ना, ये कौन नहीं मानते हैं? कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं मानेगा, फाइनेंशियल अकाउंटेंट इसको अभी से एक्सपेंस मान लेगा। इसका मतलब क्या हुआ बताना? इसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कॉस्ट का प्रॉफिट 10,000 से इस वजह से बढ़ जाएगा, और फाइनेंशियल अकाउंटेंट का प्रॉफिट इस वजह से 10,000 से घट जाएगा। तो बताओ, अब ज्यादा विश्वसनीय प्रॉफिट किसका हुआ? ज्यादा विश्वास करने लायक प्रॉफिट, भरोसेमंद प्रॉफिट किसका हुआ? फाइनेंशियल अकाउंटेंट का। तो देखिए, ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं जो फाइनेंशियल अकाउंटेंट तो उसको लेते हैं, लेकिन कॉस्ट अकाउंटेंट उस आइटम को, उन आइटम्स को कोई वैल्यू देते नहीं है, वो इंक्लूड नहीं करते हैं। फिर मैं कहूंगा क्यों? उनका मकसद अकाउंटिंग का अलग है। मर्ज मत होने दीजिएगा बात को, आराम आराम से समझते रहिए। पहले यहां तक अभी एक बात, एक एग्जांपल से समझ में आ गया कि दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस आने का रीजन, एक रीजन मैंने अभी बताया, और भी बहुत सारे आइटम्स हैं। जैसे गुडविल को राइट ऑफ करना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना, कैपिटल पर इंटरेस्ट, और भी बहुत सारे आइटम्स हैं। इन सारे आइटम्स को कौन लेकर चलता है?
कौन लेकर चलता है? फाइनेंशियल अकाउंटेंट लेकर चलता है। और नहीं कौन लेता है? कॉस्ट अकाउंटेंट इन आइटम्स का कोई वैल्यू नहीं देता। उसकी नजर में गुडविल राइट ऑफ करने का कोई मतलब नहीं है, उसकी नजर में प्राइमरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने का कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो? उसकी नजर में और भी ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन कॉस्ट फाइनेंशियल अकाउंटेंट इन चीजों को लेकर चलता है। फिर इसकी वजह से भी डिफरेंस दोनों के प्रॉफिट में आएगा। मैं प्रॉफिट में डिफरेंस आने का रीजन बता रहा हूं, ठीक है? अब आइए, क्या सिर्फ एक्सपेंसेस का इनकम में भी कुछ ऐसे इनकम्स होते हैं जो नहीं? हाँ, बहुत सारे ऐसे इनकम है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कौन लेकर चलेगा? फाइनेंशियल अकाउंटेंट इसको इनकम मान लेगा, लेकिन कौन नहीं मानेगा? बोलो, कॉस्ट अकाउंटेंट इसको नहीं मानेगा। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, शेयर ट्रांसफर फी। ट्रांसफर फी, जो शेयर को ट्रांसफर करने का जो फी आता है, कंपनी फी लेती है, इसको इनकम कौन मानेगा? कॉस्ट फाइनेंशियल अकाउंटेंट मान लेगा। और कौन नहीं मानेगा? कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं मानेगा। तो मैंने अभी तक क्या कहा, ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं जो कॉस्ट फाइनेंशियल अकाउंटेंट उसको लेते हैं, लेकिन कॉस्ट अकाउंटेंट्स के द्वारा उन आइटम्स को नहीं इंक्लूड किया जाता है अकाउंटिंग के दौरान। ऑब्वियसली कुछ एक्सपेंस या इनकम जो एक अकाउंटेंट मानेगा और दूसरा नहीं मानेगा, तो प्रॉफिट में डिफरेंस आएगा नहीं आएगा? आएगा, डेफिनेटली डिफरेंस आएगा। अब कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो मानते तो दोनों हैं, लेकिन अंदाज दोनों का अलग अलग होता है। लाइक डेप्रिशिएशन, हो सकता है फाइनेंशियल अकाउंटेंट डेप्रिशिएशन अलग अंदाज से लगाए, और हो सकता है कॉस्ट अकाउंटेंट डेप्रिशिएशन अलग अंदाज से लगा दे। इज इट पॉसिबल? है ना? कई बार कॉस्ट अकाउंटेंट ना मशीन आवर रेट के अकॉर्डिंग डेप्रिशिएशन चार्ज करता है, और फाइनेंशियल अकाउंटेंट हो सकता है कि दूसरे अकॉर्डिंग डेप्रिशिएशन चार्ज कर दे। तो डेप्रिशिएशन दोनों के चार्ज करने का अंदाज बदल गया, दोनों के डेप्रिशिएशन चार्ज करने का अंदाज बदल गया। हो सकता है एक का डेप्रिशिएशन 50,000 आया, दूसरे का डेप्रिशिएशन 60,000 आया, डिफरेंसेस ऑफ 10,000, और ये 10,000 फिर से डिफरेंस बना देगा। फिर आइए, स्टॉक वैल्यूएशन। कॉस्ट अकाउंटेंट का स्टॉक वैल्यूएशन का तरीका अलग हो सकता है, एंड फाइनेंशियल अकाउंटेंट के स्टॉक वैल्यूएशन का तरीका अलग हो सकता है। दोनों के स्टॉक वैल्यूएशन का तरीका बदल सा सकता है, इस वजह से भी डिफरेंस आ जाता है। कोई दिक्कत? अभी तक की जो मैंने बातें करी है उसको फिर से एक बार री करता हूं, क्योंकि इसको एकदम संभल कर देखने की जरूरत होती है, ताकि आप कंफर्म कर लें 100%। मैंने क्या कहा? कॉस्ट अकाउंटेंट और फाइनेंशियल अकाउंटेंट, जहां पर कॉस्ट अकाउंटिंग हो रहा होता है वहां पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी जरूर और जरूर हो रहा होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के तहत जो दोनों का प्रॉफिट निकल कर आता है, उन दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस आ जाता है। क्या आ जाता है? बोलो, उन दोनों के प्रॉफिट में क्या आता है? डिफरेंस आता है। दोनों के प्रॉफिट का अंदाज अलग अलग होता है। प्रॉफिट में डिफरेंस जो आएगा, कॉस्ट अकाउंटेंट का प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल अकाउंटेंट के प्रॉफिट में, नॉर्मली फाइनेंशियल अकाउंटेंट का प्रॉफिट कम होता है। ये मैंने अभी एक बात ऐड किया, नॉर्मली, इट्स नॉट नेसेसरी, इट कैन बी सेड कि नॉर्मली कम होता है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित होकर प्रॉफिट निकालना चाहता है। ठीक है ना? अगर बात करें भरोसा करने की कि दोनों के प्रॉफिट में से किसके प्रॉफिट पे भरोसा करेंगे ज्यादा, तो किसके प्रॉफिट पे ज्यादा भरोसा करेंगे? फाइनेंशियल अकाउंटेंट के प्रॉफिट पे हम ज्यादा भरोसा करेंगे। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि फाइनेंशियल अकाउंटेंट के ही प्रॉफिट पे भरोसा करना है, प्रॉफिट भी डिफरेंट है, तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग करें ही ना, कॉस्ट अकाउंटिंग ना करें, तो फिर ये आप गलत जा रहे हो। कॉस्ट अकाउंटिंग का मकसद अलग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मकसद अलग है। उसका मकसद है, कॉस्ट अकाउंटिंग का मकसद क्या है? कॉस्ट पर यूनिट पता करना, टोटल कॉस्ट पता करना, ताकि हम सही प्राइस तय कर सकें, प्राइस डिटर्मिनेशन कर सकें, और हम सही ढंग से ये पता लगा सकें कि हम एक यूनिट पे कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। इसके अलावा कॉस्ट को कंट्रोल करना, कॉस्ट को बढ़ने से रोकना। आगे एक चैप्टर अभी आप पढ़ोगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वहां पर ये चीज और समझ में आएगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या फायदा होता है। तो कॉस्ट को कंट्रोल करना और फाइनली कॉस्ट को कम करने की कोशिश करना, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का मकसद है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मकसद है ज्यादा से ज्यादा प्रोविजन बनाते हुए बिल्कुल सुरक्षित होकर ऐसा प्रॉफिट पता करना जिस प्रॉफिट में कोई संदेह ही ना हो, मतलब उस प्रॉफिट को घटने का कोई चांस ही ना हो। तो मैक्सिमम प्रोविजन बनाकर प्रॉफिट निकालना। इसलिए जितने भी रूल्स हैं
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, है ना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, समझ रहे हो, कंसेप्ट, कन्वेंशंस, ये सभी किसके लिए है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए है। समझ रहे हो, मैक्सिमम जो बड़ा एरिया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक्चुअल में। एनालिसिस जो होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग नॉर्मली कहां के पॉइंट से करते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं हम। तो अब आगे की बात आपको यह समझ में आएगी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अब यहां से मैं बताऊंगा कि क्यों रिकंसिलेशन क्यों करते हैं, इसको कनेक्ट करना है आपको। देखो प्रॉफिट दोनों का बदल गया, इसका अलग है उसका अलग है। अब हम क्या करते हैं, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। कॉस्ट अकाउंटेंट के मटेरियल को लेकर आता है एंड फाइनेंशियल अकाउंटेंट के मटेरियल को लेकर आता है। अब जैसे देखिए, कॉस्ट अकाउंटेंट प्रॉफिट पता करने के लिए क्या बनाता है? कॉस्ट शीट, याद है क्या बनाता है वो? कॉस्ट शीट बनाता है। और फाइनेंशियल अकाउंटेंट क्या बनाता है? फाइनल अकाउंट बनाता है। उस दोनों को हम एक साथ लेकर आते हैं, दोनों आइटम्स को देखते हैं कि प्रॉफिट में दोनों का डिफरेंस क्या है, क्या है, दोनों का कितना डिफरेंस है, और फिर उन कारणों का पता लगाते हैं कि इसमें कितना डिफरेंस आया है। ठीक है ना, कितना डिफरेंस आया है, और ये जो डिफरेंस, प्रॉफिट का डिफरेंस किन किन कारणों से आया है, और इसी को पता करने के लिए जो हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? इसे ही हम रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बोलते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, हम तुरंत इस पर आएंगे अभी, ये रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाने से क्या फायदा होता है। अब एक बात समझिए, अगर हम रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं, अगर हम रिकंसिलेशन स्टेटमेंट नहीं बनाते हैं तो क्या होगा, और बना लेते हैं तो क्या होगा, समझिए। अगर हम रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं, मान लीजिए आप हो कॉस्ट अकाउंटेंट और आपका एक दोस्त है फाइनेंशियल अकाउंटेंट, और मैं बना रहा हूं रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, हालांकि आप भी बना सकते हो, मैं कह रहा हूं मैं बनाता हूं रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो पहले तो एक बात का जवाब दीजिए कि अगर कॉस्ट अकाउंटेंट और फाइनेंशियल अकाउंटेंट के प्रॉफिट में अंतर आ गया, मैं बॉस हूं तो मैं क्या समझूंगा, गलती किसने किया है? कॉस्ट अकाउंटेंट ने गलती किया है या फाइनेंशियल अकाउंटेंट ने गलती किया है? किसी ने नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें ऐसा मानना ही नहीं चाहिए कि दोनों में से किसी ने गलती किया है। अंतर होते हुए भी किसी की गलती नहीं है, मैं ऐसा मानकर चलना होगा। अब हम दोनों का लेकर आएंगे डेटा, एक का कॉस्ट शीट और दूसरे का फाइनल अकाउंट। अब उसको मैं सामने रखूंगा और मैं चेक करूंगा कि इन दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस कितना है और इन डिफरेंस का रीजन क्या है। और अगर वो रीजन टैली कर गया, रीजन टैली कर गया, इसका मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट ने अपना काम ईमानदारी से किया है, कुछ और आइटम को उसने मिस नहीं किया है। इन कारणों को पता लगाने का रीजन क्या है, पहले वहां तक बच्चे समझ नहीं पाते एक्चुअल में। आपने मुझे बताया, सपोज कीजिए कॉस्ट अकाउंटेंट ने कहा कि हमारे हिसाब से 48 लाख का प्रॉफिट है, फाइनेंशियल अकाउंटेंट ने कहा कि हमारे हिसाब से 45 लाख का प्रॉफिट है, या चलो 47 लाख का प्रॉफिट है। 1 लाख का प्रॉफिट का डिफरेंस है दोनों में। अब 1 लाख का डिफरेंस अगर परफेक्ट रीजन है इसका, लाइक प्रोविजन, फाइनेंशियल अकाउंटेंट ने माना, आपके मित्र ने माना, आपने नहीं माना, और यही 1 लाख है, इसका मतलब सिर्फ इस 1 लाख की वजह से अगर दोनों के प्रॉफिट में अंतर है तो इसका मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट ने अपना काम ईमानदारी से किया है। सही है गलत? कहीं और गलती नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, अगर इस ऐसा एक ही आइटम है जो दोनों में डिफरेंस बनाता है, वो है प्रोविजन, इसको छोड़कर कोई और आइटम है ही नहीं, इसका मतलब किसी न किसी ने गलती तो किया है। Am I right? तो ये पकड़ में आएगा नहीं आएगा? तो समझ में आ गया रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाने का फायदा। तो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाकर हम कॉस्ट अकाउंटिंग के विश्वसनीयता बनाने की कोशिश करते हैं, इसे विश्वसनीयता को कंफर्म करते हैं। हम ये कंफर्म करते हैं कि कॉस्ट अकाउंटेंट ने अपना काम ईमानदारी से किया है। अब दूसरा, फाइनेंशियल अकाउंटेंट ने गुडविल राइट ऑफ किया है 10,000 और कॉस्ट अकाउंटेंट ने 10,000 का राइट ऑफ नहीं किया है, और दोनों के प्रॉफिट में अंतर ही 10,000 का है, और यही एक कारण है, डिफरेंस सिर्फ यही रीजन है। तो इसका मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट ने काम अपना सही से किया है। इस वजह से हम क्या बनाते हैं? रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। तो समझ में आ गया? यहां तक समझ गए आप? एनी प्रॉब्लम? फिर से मैं एक बार कनेक्ट करता हूं पॉइंट। मैं बार बार आगे बढ़ने से पहले पिछली चीजों को कनेक्ट कर रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज्ड ना हो। पहला पॉइंट,
रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं हम यहां पर। शुरुआत करते हैं यहां से कि जहां पे कॉस्ट अकाउंटिंग हो रहा था वहां पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों का जब हम प्रॉफिट लेते हैं तो दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस आता है। अगर हमें बात ये देखना है कि ज्यादा विश्वसनीय प्रॉफिट किसका है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट है। फिर भी कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग का उद्देश्य अलग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का उद्देश्य बिल्कुल अलग है। दोनों अपनी अपनी जगह पे सही काम कर रहे हैं। अब प्रॉफिट में डिफरेंस आने के क्या रीजंस हैं? ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं जो कि एक के द्वारा लिया जाता है और दूसरे के द्वारा नहीं लिया जाता है। वो एक्सपेंस भी हो सकता है और इनकम भी हो सकता है। अब हम दोनों के प्रॉफिट में होने वाले डिफरेंस का कारण पता करने के लिए हम बनाते हैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। समझ रहे हो? दोनों को रिकंसाइल करके देखते हैं। अब अगर वो परफेक्ट रीजन है जो दोनों एक को मानते हैं दूसरा नहीं मानते, उसकी वजह से अगर प्रॉफिट में डिफरेंस है तो हम कह सकते हैं कि कॉस्ट अकाउंटेंट ने अपना काम ईमानदारी से किया है। ठीक है, हमने उसको कहा ही है कि तुम प्रोविजन मत मानो, उसने नहीं माना। उसको हमने कहा गुडविल राइट ऑफ तुम नहीं करना, वो नहीं किया, तो उसकी गलती थोड़ी है प्रॉफिट में डिफरेंस आने की वजह। हाँ, इसके बावजूद भी अगर प्रॉफिट में डिफरेंस है, इसके बावजूद एक्सक्लूडिंग दीज आइटम्स अगर प्रॉफिट में डिफरेंस है तो हम समझ जाएंगे कि किसी ना किसी अकाउंटेंट ने लापरवाही तो किया है। और अब हम उस पर रिसर्च करवाएंगे कि ढूंढो कहां तुमने गलत किया है। तो अगर हमें कॉस्ट अकाउंटेंट के काम को कंफर्म करना है तो हमें बनाकर क्या देख लेना चाहिए? बोलो, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाकर देख लेना चाहिए। कोई भी एक्टिविटी जो हम करते हैं ना, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जब भी कोई चैप्टर पढ़ो तो सीधे ही ये चैप्टर पढ़ लिया हमने, इसका बना लिया हमने आंसर टैली करवा दिया, ये आपकी सफलता बिल्कुल भी नहीं है। उस चैप्टर को तुम पढ़ ही क्यों रहे हो? उसकी जरूरत कहां है? क्यों बना रहे हो इसको? इसको समझने की कोशिश अगर आपने नहीं किया तो आपके पढ़ने का कोई फायदा नहीं हुआ। क्योंकि यहां पर आंसर तो टैली करवा लोगे, शायद ग्रेजुएशन के एग्जाम को भी पास कर जाओगे, लेकिन जब तुम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जाओगे, अगर इंटरव्यू तुमसे लिया जाएगा तो तुम यहां पर शून्य हो जाओगे, 0। अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए, अगर मान लो किसी बच्चे ने रट कर आंसर तो बनाना सीख लिया है, अगर उसे कह दिया जाए कि बताओ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते क्यों है, तो बच्चा कहेगा ऐसे बनाते हैं सर। अरे भैया मैं पूछ रहा हूं कि ऐसे क्यों बनाते हैं? जवाब बोलेगा ऐसे, इसको जोड़ते हैं उसको घटाते हैं। ये बच्चे भी मैक्सिमम बच्चे ये बात भी बता देंगे कि कौन कौन सा आइटम बताना जो यहां लेते हैं वहां नहीं, वो भी बता देंगे, वो रट लिया उन्होंने। मकसद क्लियर हो गया आपका? है या ना? अब आइए हम अगली बात करते हुए अब आपको बताएंगे कि कैसे बनाते हैं। अब जो बातें मैंने बता दिया ना वही यहां लिखा हुआ है, मैंने आपकी संतुष्टि के लिए लिख दिया है इसको यहां पर। एक्चुअल में बच्चों को लगता है कि मिल गया लिखा हुआ हमें। देखो क्या लिखा हुआ है, when a concern maintains separate sets of books for costing and financial purposes, the profit or loss shown by the cost accountant may not agree with the profit or loss shown by financial accountants। मैंने कहा ना कि दो सेट बनता है, हो सकता है इन दोनों का प्रॉफिट जो दिख रहा है वो टैली ना करे, वैसे ज्यादा चांस होता है कि इनका प्रॉफिट टैली करता ही नहीं है। मे नॉट एग्री, यहां तक आ गया? फॉर मेनी रीजंस, इसके कई रीजंस हो सकते हैं। नो बोथ द सेट्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ द सेम बेसिक डॉक्यूमेंट्स। बेसिक डॉक्यूमेंट्स वही होते हैं। देखो गुड्स परचेस करके लाया गया, गुड्स परचेस करके लाया गया, परचेस कॉस्ट अकाउंटेंट भी वही लिखेगा जो फाइनेंशियल अकाउंटेंट लिखेगा। सैलरी दिया गया, जो कॉस्ट अकाउंटेंट सैलरी लिखेगा वही फाइनेंशियल अकाउंटेंट लिखेगा। कुछ कुछ आइटम्स होते हैं जो डिफरेंस, समझ में आ रही है बात? उसके बाद आइए आगे क्या है, देयरफॉर इट बिकम्स नेसेसरी दैट प्रॉफिट और लॉस शोन बाय द टू सेट्स ऑफ द अकाउंट्स इज रिकंसाइल्ड। अब इस बात को सिर्फ करने से क्या आप समझ पाते हैं कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है और क्यों बनाते हैं? शायद नहीं। अभी समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है? अब इसी बात को जो मैं समझा चुका हूं यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट्स फॉर नीड फॉर रिकंसिलिएशन। देखिए करते क्यों रिकंसिलिएशन, वही मैं बता चुका हूं, टू इंश्योर रिलायबिलिटी ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स। ये इंश्योर करने के लिए कि कॉस्ट अकाउंटेंट ने काम ठीक किया है, इसलिए बनाता है। अगला, टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स। अगर दोनों का रिकंसिलिएशन के बाद वो रीजन टैली नहीं किया, जैसे देखो अब कॉस्ट अकाउंटेंट के प्रॉफिट को बेस माना, जो ऐड करना चाहिए ऐड, जो लेस करना चाहिए जो स्वाभाविक रीजन है वो करने के बाद
अगर फाइनेंशियल अकाउंटेंट का प्रॉफिट आ गया, मतलब कि कॉस्ट अकाउंटेंट ने अपना काम ठीक किया है, इसके बावजूद नहीं हुआ, तो हो सकता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी कहीं पे गड़बड़ हुआ होगा। हो सकता है लिखना था 90,000 लिख दिया 9,000, हो सकता है लिख दिया 9 लाख, तो ये ठीक तो हो जाएगा ना। अगर यहाँ पर हम इसको चेक ना करें तो कॉस्ट अकाउंटेंट का प्रॉफिट अगर कुछ गलत किसी वजह से आ रहा है तो गलत ही रह जाएगा, और अगर चेक कर ले तो उसे तुरंत ठीक कर लेंगे, फिर हम एक्टिव हो जाएंगे, यार टैली क्यों नहीं किया, क्या रीजन है। कॉस्ट अकाउंटेंट को तुरंत कहेंगे चलो चेक करो आप अपना अकाउंट, क्या रीजन है, ये टैली नहीं कर रहा है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट कहेगा नहीं नहीं हमने तो सब कुछ ठीक कर दिया है, इसका मतलब फाइनेंशियल अकाउंटेंट ने कुछ गड़बड़ कर दिया होगा, पॉसिबल है नहीं है। तो इसी को कंफर्म करने के लिए एक्चुअल में रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाता है, और ये कंफर्म करना आसान, या आप कह सकते हो ये छोटी सी चीज नहीं है, आने वाली चीज हो। देखो बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती है कि आपको लगेगा कि यार ये काम क्यों हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूं, एक एग्जांपल बताता हूं, निगेटिव बातें मैं बताता हूं। अगर कोई प्लेन क्रैश कर गया या कोई ट्रेन हादसा हो जाता है तो उसकी इंक्वायरी होती है, उसकी जांच की जाती है, क्यों हुआ ये हादसा, कारण क्या है। अब आपको कहेगा अरे भाई हादसा हो ही गया, लोग मतलब जो होना था हो गया, लोगों का डेथ हो गया, नुकसान हो ही गया, अब क्यों जांच करना। ये क्वेश्चन कभी ना कभी दिमाग में आता होगा आपके, जांच क्यों होता है। हम वो पता लगाएंगे, कारणों का पता तो लगाएं कि ये हुआ क्यों, ताकि हम उसको सुधारें और आइंदा इस तरह की घटना न हो। रिकंसलेशन भी कुछ इसी तरह की चीज है कि हम थोड़ा सा इसको जांच लें, ताकि ताकि हमें पता लग सके कि ये प्रॉब्लम हुई कहाँ से है। अगर इसके बावजूद भी कुछ डिफरेंस है तो हम बताएंगे कि भैया ऐसा है कि इसको चेक करो कहाँ गलती की हो, और इसकी वजह से क्या होगा मालूम है, दोनों अकाउंटेंट एक्टिव रहेंगे कि कोई फिर गलती होगी फिर पकड़ में आ जाएगा। एम आई राइट। चलिए आगे देखिए, टू रिवील द वेरिएशन, वेरिएशन को जानने के लिए, वेरिएशन मतलब विचलन, डिफरेंसेस को जानने के लिए भी हम ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। यहां तक की बातें 100% आपको समझ में आ गई होगी। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा तो मुझे यकीन है कि 4-5 नहीं आप 7-8-10 पेज लिख दोगे आराम से, लंबे चौड़े कहानी में। अब सवाल है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसको हम बनाते कैसे हैं। तो बहुत आसान है बनाना, और इससे आपको एक चैप्टर याद आ जाएगा। कौन सा वाला मालूम है आपको, याद आ जाएगा कौन सा, पहले इसको देखो, एक पॉइंट लिखा हुआ है रीजंस फॉर डिसएग्रीमेंट इन प्रॉफिट और लॉस। मैंने आपको बताया डिफरेंसेस इन एक्सपेंस, ये बात मैं बता चुका हूं ना। एक्सपेंस में डिफरेंस आ सकता है, फिर क्या हो सकता है, आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस इन इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल अकाउंटेंट बट नॉट इन कॉस्ट अकाउंटेंट। एक तो डिफरेंस एक्सपेंसेस में आ सकता है, एग्जांपल हमने डेप्रिसिएशन माना कुछ, उन्होंने माना कुछ, है ना। हमने स्टॉक का वैल्यूएशन कुछ किया, उसने किया कुछ। फिर कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो हमने लिया, मैं अगर फाइनेंशियल अकाउंटेंट हूं, आप कॉस्ट अकाउंटेंट हो, आपने लिया ही नहीं, इन्हीं वजह से डिफरेंस बनता है। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। यहां से स्टार्ट होता है कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते कैसे, यहां से फॉर्मेट चेक कीजिएगा। इस जैसा चैप्टर आप 11th में पढ़ चुके हो जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और 2 मिनट यहां पर मैं देता हूं ताकि आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का कंसेप्ट भी लगे हाथ क्लियर हो ही जाए, साथ साथ क्लियर हो जाना चाहिए। देखो होता क्या है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का रीजन समझो। आपका बैंक अकाउंट होता है, ठीक है ना, और बैंक अकाउंट होता है, आप जब भी बैंक में पैसा डालते हो तो आप उसको लिखते कहां पर हो, कैश बुक में। बैंक में पैसा डालते हो तो कहां पे लिखते हो आप, अब बैंक में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको आप रिकॉर्ड करोगे, आप अपने कैश बुक बनाते हो, कैश बुक विद बैंक कॉलम, याद है ना। सब्सिडरी बुक आप इसमें कंफर्म करें, आप में से अगर कोई कंफर्म नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सब्सिडरी बुक का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, कैश बुक जाके ठीक से पढ़ लीजिए वहां पर, क्योंकि अगर ये सब लेवल गड़बड़ है तो फिर गड़बड़ है, आपको भविष्य में दिक्कत आएगी। तो कैश बुक हम बनाते हैं, इस बात को 2 in 1 काम करो, इसे समझो वो भी समझ में आ जाएगा, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना वो भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। तो देखो हम जब बैंक में पैसा डालते हैं तो कहां पे लिखते हैं, कैश बुक में, निकालते हैं तो कहां लिखते हैं, कैश बुक में, कैश बुक के बैंक कॉलम में लिखते हैं। और जब हम खाता खुलवाएंगे ना तो हमें बैंक से पासबुक या स्टेटमेंट मिलता है, चलो मैं पासबुक यूज कर रहा हूं, तो पासबुक हम अगर बैंक में पैसा डालेंगे तो कैश बुक में लिखेंगे, उधर बैंक कहां पे लिखेगा, पासबुक में लिखेगा, ठीक है। पैसा निकालेंगे
तो हम अपने कैश बुक में लिखेंगे और बैंक कहां पे लिखेगा, पासबुक में लिखेगा। जब फाइनल अकाउंट बना रहे होते हैं ना तो हम बैंक से पासबुक निकलवाते हैं या स्टेटमेंट निकाल कर लाते हैं। हमारा कैश बुक बोल रहा है कि हमारे कैश हमारे पास हमारे बैंक में 9,90,000 होना चाहिए, और पासबुक कह रहा है कि आपके खाते में 10 लाख है। गलत कौन है, मैं गलत हूं या बैंक गलत है? दोनों में से कोई गलत नहीं है। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक एक ग्राहक ने डायरेक्ट हमारे अकाउंट में पैसा डाल दिया 10,000। एक ग्राहक ने डायरेक्ट, कस्टमर ने हमारे अकाउंट में डायरेक्ट 10,000 डाल दिया और उसने मुझे बताया ही नहीं बताया उसने, ठीक है। तो पासबुक में तो बैंक ने लिख दिया कि भाई आपके खाते में पैसा आया, लेकिन हमने अपने कैश बुक में नहीं लिखा। तो हमारे हिसाब से कैश बुक में 9,90,000 है, पासबुक के हिसाब से कितना है, उसमें 10 लाख है। गलती किसकी है, मेरी या बैंक की? किसी के नहीं। ये स्थिति ऐसी है। और भी बहुत सारे रीजन है। बैंक ने हमें ब्याज दिया 1,000, तो बैंक जब ब्याज देता है तो फोन करता है, हेलो मैंने ब्याज डाला, आप भी लिखो। नहीं, बस उसने डाल दिया, 1,000 बढ़ा दिया और हमें पता ही नहीं है, तो हमारा कैश बुक 1,000 से घटा हुआ है। ऐसे और भी बहुत सारे रीजंस हैं। ब्याज घटा, कोई चार्ज बैंक ने काट लिया, हमें पता नहीं है, उसने हमारे पासबुक को घटाया और हमारा कैश बुक क्या है, बढ़ा हुआ है। तो कैश बुक और पासबुक को रिकंसाइल करते हैं हम। एक्चुअल में ओरिजिनल बैलेंस कौन सा वाला है, पासबुक वाला या कैश बुक वाला? पासबुक वाला है। और भी रीजंस है, जैसे हमने किसी को चेक इशू किया, जैसे हमने चेक इशू किया, मान लो 1 लाख का चेक इशू किया, हमने अपने कैश बुक को घटा लिया, लेकिन पासबुक अभी नहीं घटा। पता है क्यों? क्योंकि वो अभी चेक लेके बैंक में गया ही नहीं है पैसा निकालने के लिए। उसी तरह से चेक हमने डिपॉजिट किया, जैसे ही हमने डिपॉजिट किया हमें लगा भाई बैंक में पैसा आ ही जाएगा। मान लो 2 लाख का चेक डिपॉजिट किया, हमने इधर कैश बुक को भरा लिया। अब बैंक में ने नहीं भराया, पता है क्यों? क्योंकि चेक डिसऑनर हो गया, उस आदमी के खाते में पैसा ही नहीं था जिसका चेक बुक आपने चेक डाला है बैंक में। इन सभी रीजंस, और भी बहुत सारे रीजंस हैं, इन कारणों से क्या होता है, कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आ जाता है बैलेंस में। और इन्हीं कारणों का पता लगाने के लिए हम क्या बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। और यहां पर कॉस्ट बुक और कॉस्ट बुक एंड फाइनेंशियल बुक के होने वाले डिफरेंस में, प्रॉफिट के डिफरेंस की वजह से क्या बनाता है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। तो यहां पर स्पेसिमेन ऑफ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग, कौन से साल का बनाना है ये लिख दो। अब आराम से देखो, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट के हिसाब से प्रॉफिट निकाल लो, लिख लो। क्या कॉस्ट अकाउंटेंट के हिसाब से जो प्रॉफिट है उसको बेस मान लो, पहले ही बताता हूं। और लास्ट में जो आएगा क्या आएगा, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक आ जाएगा। देखो यहां ऊपर देखो, नीचे देखो, अब गौर करो, ऐड क्या करोगे, ध्यान दो। कॉस्ट अकाउंटेंट के प्रॉफिट को बेस, तुम किसी भी प्रॉफिट को बेस मानकर रिकंसिलिएशन कर सकते हो वैसे बता दें, लेकिन प्रचलन में क्या है, कॉस्ट अकाउंटेंट के प्रॉफिट को ही बेस मानिए। क्लियर? जैसे देखो, कैश बुक या पासबुक किसी को भी बेस मानकर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनता था, तो किसी को भी बेस मानकर, हमारे पास और आपके पास क्या है, इसमें कुछ रुपए का डिफरेंस है। या तो मुझे बेस मानकर आपका पता लगा लेंगे, आपका बेस मानकर मेरा पता लगा लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो समझिए, तो कॉस्ट अकाउंटेंट के प्रॉफिट को बेस माना, रिजल्ट क्या आएगा, फाइनेंशियल अकाउंटेंट का प्रॉफिट रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। अब अगर उसका और इसका टैली कर गया तो इसका मतलब कोई और गलती नहीं है, वो जो स्वाभाविक कारण है वही है। अगर ये टैली नहीं किया मतलब कि वो नहीं आया उसका प्रॉफिट, इसका मतलब कारण और भी है। इसका मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट ने ध्यान नहीं दिया, या मे बी फाइनेंशियल अकाउंटेंट ने कोई गलती कर दिया हो। समझ में आ रही बात? तो गौर करें। अब यहां पर जोड़ेंगे क्या, यहां पर कुछ चीजों को ऐड करेंगे और कुछ को लेस करेंगे, यही कलाकारी है। ऐड लेस सीख जाओ और अभी से किसी भी दुनिया के किसी भी बुक से जाकर क्वेश्चन बनाओ, चैप्टर खत्म है। बस अगला 5 मिनट ध्यान देना। अब कलाकारी क्या है, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटेंट को हेड मान लिया। अब देखो यहां पर क्या है, एक्सपेंसेस ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंटेंट। अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है जिसको आपने ओवर चार्ज कर दिया है, आप कॉस्ट अकाउंटेंट हो याद रखना, और मैं फाइनेंशियल अकाउंटेंट बन जाता हूं, ठीक है ना। अगर कोई एक्सपेंस आपने ओवर चार्ज कर दिया है, आप इसको ऐड करो, क्योंकि इसके हिसाब से तुम्हें प्रॉफिट लेकर जाना है ना। तुम्हारे अपने कॉस्ट अकाउंटेंट आप हो, आपके प्रॉफिट को मेरे हिसाब से लाना है ना, हाँ या ना।
तो आपको मेरे हिसाब से बनना पड़ेगा क्या? हाँ या ना? बोलो, आप मेरे जैसा बनना चाहते हो ना, तो जिस स्थिति में मैं हूं अपने आप को उस अकॉर्डिंग ढालो। आपने ओवर चार्ज कर दिया एक्सपेंस। एग्जाम्पल के तौर पे आपने डेप्रिशिएशन लगाया 60,000 और हमने लगाया 50,000। आपने कितना ज्यादा डेप्रिशिएशन लगाया? 10,000। इसकी वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है? घटा हुआ है। तो मेरे हिसाब से करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा? बोलो, जोड़ोगे तब मेरे हिसाब से आओगे, तो प्रॉफिट बढ़ाओ, क्योंकि मैं बढ़ा हुआ हूं। एक बात याद रखो, मैं एक डायलॉग बताता हूं, मैं बढ़ा हुआ हूं तो तुम बढ़ा लो, और मैं घटा हुआ हूं तो तुम घटा लो। तुम अपने आप को मेरे हिसाब से करो, ठीक है? चलो, मेरा वेट जितना है, अगर तुम्हारा वेट उससे ज्यादा है तो अपने आप को कम करो, और मेरा वेट जितना है उससे तुम कम हो, अपना वेट बढ़ाओ। तुमने ओवर चार्ज कर लिया, ओवर चार्ज किया, मतलब तुमने एक्सपेंस ज्यादा माना। एक्सपेंस ज्यादा मानने से तुमने प्रॉफिट कम किया। 10,000 से तुमने प्रॉफिट घटाया। तुम्हें मेरे हिसाब से आना है तो तुम्हें प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐड करो। इनकम नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट। लाइक मैंने कहा शेयर ट्रांसफर फी। ट्रांसफर फी आया 5,000, ट्रांसफर फी आया 5,000। फाइनेंशियल अकाउंटेंट ने माना, आपने नहीं माना। इसकी वजह से आपका प्रॉफिट घटा हुआ है कि बढ़ा हुआ है? बोलो बोलो। तो तुम्हें जरूरत क्या है? मेरे हिसाब से बनने के लिए क्या है जरूरत? बढ़ाने की जरूरत है या नहीं? हाँ या ना? तो तुम प्रॉफिट बढ़ाओ, और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या करोगे? उस इनकम को जोड़ना पड़ेगा। Am I right? मैंने क्या कहा, एक बात दिमाग में सेट कर लो। तुम्हें मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग मुझे फॉलो करना है। मैं जैसा हूं वैसा बनना है आपको, ठीक है ना? बस तुम देखो कि इसकी वजह से जो अभी केस बताया जा रहा है, इसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ा कि घटा? आप घटे हुए हो और मैं बढ़ा हुआ हूं तो तुम्हें बढ़ाना है, और तुम बढ़े हुए हो, मैं घटा हुआ हूं तो तुम्हें अपने आप को घटाना है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक्सपेंसेस अंडर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंटेंट। तुमने कुछ एक्सपेंस को कम दिखाया, लाइक डेप्रिशिएशन तुमने कम दिखाया 2,000 से। आपने जैसे ही डेप्रिशिएशन कम दिखाया, आपका प्रॉफिट बढ़ा कि घटा? ये बात तो समझने में आना चाहिए ना भाई, कम से कम ये तो समझ में आना चाहिए। तुम एक्सपेंसेस कम के जैसे ही करोगे, तुम्हारा प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ेगा। अब तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, इसका मतलब मेरा प्रॉफिट घटा हुआ है। तो तुम्हें अपने आप को कम करना है कि बढ़ाना है? मेरे हिसाब से आना है ना, तो तुम कम करो यार, इसलिए इसको लेस किया गया है। चलो एक और 20 से कोई भी रैंडमली कोई एग्जांपल उठाता है। इनकम रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल बुक्स बट नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक। कोई ऐसा इनकम है जिसको कहां दिखाया? फाइनेंशियल बुक में दिखाया, लेकिन कॉस्ट बुक में तो आपने दिखाया नहीं कोई इनकम। जैसे ट्रांसफर फी। एक बात बताओ, या कोई इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिला, मैंने दिखाया, आपने नहीं दिखाया, और मान लो 50,000 इंटरेस्ट मिला, तो जो इनकम आपने नहीं दिखाया, आपने नहीं दिखाया, मैंने तो दिखाया, तो आपका प्रॉफिट के बारे में बताओ। आपका प्रॉफिट बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है? बोलो बोलो। घटा हुआ है। मेरे हिसाब से आने के लिए आपको क्या करना चाहिए? अपने आप को बढ़ाना चाहिए, इसलिए ऐड कर लिए हैं। एक और एग्जांपल देते हैं, फिर और समझ में आ जाएगा। देखो यहां पर है, ये क्लोजिंग स्टॉक वाला केस समझा देता हूं। एक्सपेंसेस नॉट रिकॉर्डेड। चलो, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंटेंट। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आपने ज्यादा किया। क्लोजिंग स्टॉक बाई साइड में आता है, ट्रेडिंग अकाउंट का याद है, या क्लोजिंग स्टॉक ऐड होता है। आपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन ज्यादा कर लिया, इसका मतलब आपने अपने प्रॉफिट को बढ़ाया। हाँ या ना? प्रॉफिट बढ़ाया, इसका मतलब मेरा प्रॉफिट कम है और आपका, आपको मेरे हिसाब से बनना है ना। बस माइंड में सेट करो, मेरे हिसाब से होना है, तो आपको क्या करना चाहिए? घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? इसलिए लेस किया। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। और एक क्वेश्चन हम जैसे ही प्रैक्टिकल ले लेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जैसे ही हम ले लेंगे, बस कोई स्टूडेंट इस लेक्चर को सुने और अगला लेक्चर वो प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन वाला ले ले, वो चैंपियन है फिर इसका रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। आज के लिए इतना काफी है, इंतजार करें नेक्स्ट लेक्चर का। बेस्ट ऑफ लक।